Friends, I told you I'll be uh, revealing my estimate of these elections 2024 today. But Delhi, it is all holiday because of elections. So I decided to respond to your issues in the YouTube video that we had for this election. Some are there, but still interesting ones are there. One, somebody pseudonym is Let's Talk 1757. Actually, I generally avoid those people uh, who hide their names. But because the issues are interesting, so I'm taking it. You say that first and foremost in my own locality, free housing, which is not entirely free, and toilets are made for the people who are living in leaf huts and tin houses. Constitution's basic framework is to uplift the citizens of India, and little help is a great step. Second 370A abrogation, CA 70 years ago. Oh, regarding this first issue, actually, this is being done for the last 30-40 years. We had Birsa Munda Awas Yojana for the weakest sections, and also we had Indira Awas Yojana also. But the issue for me is not making houses and making toilets. The issue is when we will make them capable of doing the things themselves. By doing this, you are just creating parasites. आप उसको 10 किलो अनाज दे दो और फिर जो है ऊपर से 1 लाख सालाना वीमेन को दे दो, तो फिर काम करने की जरूरत क्या है? You know what will be the consequence of all this? आज भी the situation is, you ask the farmers, labor available नहीं होती, तब तो बिल्कुल नहीं होगी available. And second thing is, you put money in the account of the wife. What will husband do to that wife? You know, वो सारा दिन बैठ करके दारू पिएगा, खाना पीना फ्री में हो ही रहा है, टोटल सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी ग्रेजुअली वन बाय वन. हमारा जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था अंग्रेजों का कि अगर लोगों का मन होता था मछली खाने का तो वो मछली पकड़ के दे दिया करते थे उनको, लेकिन उन्होंने मछली पकड़ना नहीं सिखाया था. हमारी सरकार भी तो वही कुछ कर रही है. आप दो सब कुछ, पैर पे खड़े होना तो सिखाओ भाई. मैंने एक चैनल डिस्कशन में मैंने ये इशू उठाया कि आप 81 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो ये किसी ने जो है खड़ा होकर बोल दिया कि ये तो कम्युनिस्ट व्यू है. मैंने उसको मंदबुद्धि कह दिया, क्योंकि चाणक्य नीति कहती है कि हर हाथ के पास काम होना चाहिए. इसमें लेफ्ट को जो है, क्या वो ओरिजिनली सारे आइडियाज लेके आए हैं क्या? ठीक है ना? Then you visited Japan and image of India, definitely image of India has improved. But how and why? Whole of the world is looking towards India, what for? आप मेरे को एक छोटी सी बात बताओ. पीएम साहब पिछले 10 साल में कितने कंट्रीज में गए, वो सारे वहाँ का जो इंडियन डायस्पोरा है उनकी फोटो दिखा दिखा के यहाँ इमेज बनाया गया. एक चीज बताओ, कितनी वो एफडीआई लेके आए? कोई स्टैटिस्टिक्स है आपके पास? सबको पता है इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है, सबको पता है कि इंडिया की पेइंग कैपेसिटी इंप्रूव हुई है, सबको पता है कि इंडिया के साथ रिश्ता बना के रखना है. और उस नज़र से अगर इमेज सुधर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारी प्रोडक्टिविटी कहाँ है? हम खाली अभी 81 को खिला रहे हैं, अब फिर हम 91 करोड़ को खिलाएंगे और फिर देन वील बी प्राउड ऑफ इट कि इतने लोगों को खिला रहे हैं. ये तो शर्म की बात है मेरे हिसाब से. हर हाथ को काम होना चाणक्य कहते हैं, देश का खुशहाल होना चाणक्य कहते हैं, और सीमाएं सुरक्षित होना, सेफ्टी ऑफ बॉर्डर्स, चाणक्य कहते हैं. मैं किसी लेफ्ट राइट के पसले में नहीं पढ़ता, मेरे को जो लॉजिकल लगता है मैं वही बोलता हूँ. If you have to be critical, then definitely need to work on climate change. ये सारी बातें तो मैं करता ही रहता हूँ. किसी भी इलेक्शन में क्लाइमेट चेंज का भी मुद्दा नहीं बढ़ता, दुनिया में नहीं बढ़ता.
अमेरिका तो सिंपली कहता है कि अमेरिकन वे ऑफ लाइफ इज सिंपली नॉन नेगोशिएबल, और सबसे ज्यादा पोल्यूट वो करता है। हमारे यहाँ तो ज्यादातर लोगों को समझ भी नहीं है, तो इसलिए बाकी तो बेहतर जानते हैं। ये झूलेलाल एक साहब हैं, ये भी मुझे स्यूडोनिम लग रहा है। इन्होंने कहा है मे बी यू मिस द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एजेंडा रेज्ड बाय सम पीपल। मुद्दा जो है बहुत सीरियस है, मजाक में उड़ा दिया गया है। 1984-86 तक हमारे यहाँ भी दो टैक्स होते थे, वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स। और जिस तरह से मजाक उड़ाया गया रूलिंग पार्टी द्वारा कि आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस छीन ली जाएगी, और 4 कमरे का मकान है तो 2 कमरे छीन लिए जाएंगे, और मंगलसूत्र और ये वो, ऐसा नहीं होता वेल्थ टैक्स में। इनहेरिटेंस और वेल्थ टैक्स रहते हैं रिच लोगों पे, मैं कहूँगा फिल्दी रिच लोगों। इनहेरिटेंस टैक्स मान लिया कि 33%, 1/3 लगा दिया टू ऑल दोज पीपल जिन्हें जो इनहेरिटेंस जो है वो 100 करोड़ से ज्यादा है। तो मान लीजिए कि उनके पिताजी ने 1000 करोड़ कमाया, यहाँ तो लाख करोड़ कमाने वाले भी हैं, मैं तो मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो 900 करोड़ उनका जो है वो एडिशनल वेल्थ हुआ, 33 देने का मतलब 300 करोड़ हो गया। तो इसका मतलब 700 करोड़ तो उसके पास और भी है फिर भी वेल्थ को डेवलप करने के लिए, और वो वेल्थ नेशन बिल्डिंग में जानी चाहिए। क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से डेवलपमेंटल इश्यूज में ये वेल्थ खर्च होगी, खासतौर से एजुकेशन और हेल्थ के बारे में, जो मेरे मेन मुद्दे हैं डेवलपमेंट के। इसी तरह से जो वेल्थ टैक्स है, ये दोनों के बारे में आज 2 न्यूज आई हैं, एक मीडिया में आई है और एक आई है आपके बिजनेस स्टैंडर्ड में। ये है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। ये क्या बताते हैं, इनका जो लिखने वाले हैं कंट्रीब्यूटर्स जो हैं उसमें नितिन कुमार भारती ऑफ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, लूकास चांसेल ऑफ हार्वर्ड कैनेडी स्कूल, थॉमस पिकेटी एंड अनमोल सोमांची ऑफ द पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बेस्ड ऑन 2022-23 figures highlighting that 0.04% of the population or 370,000 adults would be subjected to this tax, leaving 99.96% unaffected. अगर ये 10 करोड़ से ऊपर पे लगे तो 100 करोड़ पे लगेगा तो 0.3% हो जाएगा, शायद 0.3%. Additional revenue can help in increasing spending on social sectors. Under the baseline variant, the revenue from wealth and inheritance tax account for 130% of the expenditure on health. It would be equivalent to 94% of existing education expenditure by the center and the states for 2023. Over the years, the income inequality gap has widened, with top 1% earning 22.6% of the national income, compared to 15% by the bottom 50% in 2022. जब इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है, ये सिर्फ वेल्थ टैक्स की बात हो रही है। इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में अगर टॉप 20 हमारे जो वेल्दीएस्ट, मैं फिल्दी रिच कहता हूँ, उनका इनहेरिटेंस टैक्स जब वो देंगे तो सरकार का 2-3-4 बजट का खर्चा पूरा ही निकल जाएगा। तो जो मैं इश्यूज उठाता हूँ, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट, इसके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद फिर आपने कहा है व्हाई डू यू से दैट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, लंबी बात है ये, आपको खुद सोचना चाहिए। Can you share why would you say that EC handed away the election to BJP on a platter? मुझे लगता है कि मैं गलत साबित हो गया, उस वक्त लगा था, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है ये देखिए। इलेक्शन अनाउंस होने से 1 महीना पहले तक अपोजिशन वाज इन शैटर्स, कोई उम्मीद नहीं थी एक साथ आने की, और फिर नीतीश बाबू जो हैं
वो पाला बदल के उधर चले गए। लगता था कि ये सीधा सीधा भाजपा जीतेगी, लेकिन इतना लंबा खींचने से अपोजिशन को बहुत फायदा हुआ। उन्होंने जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़ करके जो मूवमेंट खड़ी की, अनप्रिडिक्टेबल सा सीन था, लेकिन बहुत कुछ हो गया। आप चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, कहीं की भी बात करें, उस वक्त ऐसे लगा था। लेकिन अब मुझे वो उस तरह से नहीं महसूस हो रहा। और बाकी फाइनल डिक्लेरेशन मैं 2-4 दिन में जब दूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों के और भी कमेंट आए सामने में। फिर उसके बाद स्वप्निल सिंह है, ये कहते हैं कि सारे बूढ़े लोग हैं, ये जवान लोग जो हैं जब तक फिर बूढ़े हो जाएंगे, तो उसमें समस्या, द यंग जनरेशन विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस इन द नियर फ्यूचर, द इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, ओवर पॉपुलेशन, वाटर सप्लाई वगैरह। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे सारे पॉलिटिशियन, सारे सोशल साइंटिस्ट, दे आर प्राउड ऑफ देयर डेमोग्राफिक डिविडेंड। मेरा मानना यह है कि आने वाले 25-30 साल में इट विल बिकम ए डेमोग्राफिक कर्स। आपने क्या इस्तेमाल किया? आपको लोगों को खाना ही खिलाना है तो उनकी तो गिनती बढ़ती जाएगी। तो जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, लेफ्ट राइट के पछड़े में मत पड़ी। सवाल यह है कि जो काम हो रहा है, मैं बताया मेरे लिए डेवलपमेंट के 4 ही इश्यूज हैं। अगर कहते हैं कि देश ने डेवलप किया है तो मेरे को बताइए आप। देन वी हैव, राज सिंह ने तारीफ की है, धन्यवाद। वैभव त्यागी लिखते हैं, इफ फ्री वीज और पीडीएस इज रॉन्ग देन फ्री वी ऑफ ट्रांसपोर्ट और एनी अदर काइंड इज आल्सो। मुझे लगता है आप केजरीवाल की बात है। एक चीज ध्यान में रखिए कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए अगर की जाती हैं तो जरूरतमंद अपनी इनकम को, अपने लाइफस्टाइल को सुधारने में लगाते हैं। आप कितना भी क्रिटिसाइज कर लीजिए केजरीवाल को, ये सारी फ्री बी देने के बावजूद देश में अकेली स्टेट या यूपी है जिसका बजट सरप्लस में जाता है हमेशा। कैसे करता है वो? केजरीवाल से सीखना चाहिए हमें। मनरेगा की बात, अग्निवीर स्कीम, ये अग्निवीर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो व्यूज हैं, जो सर्वेस हैं, आप एक चीज ध्यान से देखिए, हरियाणा में और पंजाब में रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट्स तक को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा। एक 2 ही मुद्दे हैं उनके, किसानों का है, एक अग्निवीर का है, मतलब जॉब्स का। वो सीधा सीधा कहते हैं आपने हमें दिल्ली में नहीं घुसने दिया, हम गांव में नहीं घुसने देंगे आप। ये अग्निवीर से बच्चों की शादी नहीं हो रही। पता है 4 साल बाद जब घर वापस आ जाना है तो कौन पिता अपनी बेटी देगा ऐसे बंदे? लड़के को भी पता है 4 साल बाद मेरा क्या होगा, तो इसलिए उसको इस तरह से इशू बनाना आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 87% ऑफ द फार्मर्स दे आर इन फेवर ऑफ द पॉलिसीज। हम मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट को फार्मिंग की जानकारी कितनी? कम से कम 2 बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है अपने डिसीजंस में that our decision may be wrong, our judgment may be wrong, but our decisions are final. मैं तो अपनी कई वीडियोस में कह चुका हूँ कि लीगल डिग्निटरीज जितने भी हैं उन सबको सोशल साइंसेज कंपलसरी होनी चाहिए, पढ़ना भी, फील्ड वर्क करना भी, राइट फ्रॉम द लोअर जुडिशरी टू हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, और ये अकाउंटेबल होना चाहिए उनके करियर में। समाज को सीखना और समझना लॉ का काम नहीं होता है, और लॉ इट इज मेंट फॉर सोसाइटी, सोसाइटी इज नॉट मेंट फॉर लॉ। इसके लिए कभी और बातचीत हो सकती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्शन सामने आई है। मुझे पता है बहुत सारी जगह पे लास्ट इलेक्शन में बीजेपी को 50% से ज़्यादा वोट्स मिले थे, और बहुत सारी जगह पे 20 to 30% की लीड थी उनके पास। तो प्रोजेक्शन के हिसाब से क्या आउटकम आएंगे? न्यूज़ 24
में एक ये स्टैटिस्टिक्स आई है कि अगर एनडीए से इंडिया की तरफ 5% वोट ट्रांसफर होता है तो एनडीए की सीटें रहेंगी 300 और इंडिया की 162। अगर 7% ट्रांसफर होता है तो एनडीए की रहेंगी 270 और इंडिया की रहेंगी 193। अगर 10% ट्रांसफर होता है तो एनडीए की रहेंगी 234 और इंडिया की रहेंगी 230। ये तो है अगर एनडीए से ट्रांसफर हो। लेकिन कहीं कहीं तो यूपी बिहार के कई सर्वेस कहते हैं कि बिहार में 1/5 बीजेपी का सपोर्टर अगेंस्ट चला गया है या 1/4 यूपी बिहार में मिला करके 20 से 25% तक का ट्रांसफर भी हुआ है। तो आउटकम क्या होगा? दूसरी तरफ जो है अगर इंडिया का 5% वोट एनडीए को ट्रांसफर हो जाता है तो एनडीए की सीट्स हो जाएंगी 386 और इंडिया की रह जाएंगी 90। और फाइनली अगर 7% वोट ट्रांसफर होता है इंडिया का एनडीए को तो इंडिया की हो जाएंगी एनडीए की हो जाएंगी 402, इंडिया की 83। मतलब ये है कि एनडीए जो है दे मस्ट स्ट्राइव फॉर एटलीस्ट 7% ऑफ वोट ट्रांसफर फ्रॉम अपोजिशन पार्टीज टू देम। हालांकि हो रहा है इससे उल्टा। बहुत सारे ट्रेंड जो है अभी आ रहे हैं। एक तो पीके के ट्रेंड से प्रशांत किशोर के, उससे मेरे को बहुत हंसी आई क्योंकि काफी न्यूट्रल इमेज था उसका। बाकी जितने भी आप सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो जिंदगी भर जर्नलिज्म करते रहे हैं या अब भी कर रहे हैं, उनके व्यूज, और वो खुद जा करके जो है फर्स्ट हैंड रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने व्यूज की और पूरे हिंदुस्तान में घूम करके। तो इशू इज हॉट। आई हैव ऑलरेडी मेड अप माय कंक्लूजन्स। रादर जो 2 फेजेस हुए थे मैंने उसके बाद ही कंक्लूजन बना लिया था। जो जिस हिसाब से चल रहा है, जब बीजेपी ने 3 स्टेट्स के इलेक्शन जीते थे और सीएम जो है अनजान आदमियों को बना दिया था, मैं तभी सोच लिया था विनाश काले विपरीत होती। और उसके बाद जो भी हुआ है सब जो है सोशल मीडिया में आ रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ रहा। लेकिन मोदी जी के जो वचन है दैट आई एम नॉट ए बायोलॉजिकल पर्सन, आई एम अ वेटर, मेरे को तो लगता है वो तो सनातनी भी नहीं है अगर वो ऐसा सोच रहे हैं। हमारे यहाँ तो भगवान को भी जो है माँ के नाम से जाना जाता है, देवकी नंदन, कौशल्यानंदन। खैर और ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जितनी बातें होती गई हैं उसके बाद उससे जो है होता क्या है आमतौर पे, जैसे ये रूलिंग पार्टी जो है इसका जो सॉलिड वोट बैंक है इट इज 30 to 35%, लेकिन अपोजिशन का भी करीब 25 है। दैट मीन्स यू हैव ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ फ्लोटिंग, जो ओपिनियन जो बाद में बनाते हैं अपने हिसाब से। तो जिस तरह की ये बातें हुई उस हिसाब से क्या क्या व्यूज बनेंगे, मेरे ख्याल है कि उसको थोड़ा समझना काफी आसान है। जो भी मुद्दे उठाए गए, सबसे बड़ा मुद्दा आपके जो बीजेपी के जो चीफ हैं जो कहते हैं कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, आरएसएस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस ने बीजेपी को खड़ा किया है और इस बीजेपी की क्या कहें, इनका काम ही यही है जिस कंधे पे चढ़ो उसी को धकेलो। और ये बहुत गलत परंपरा है एक तरह से। हुआ क्या है, आरएसएस जो है वो रिलैक्स हो गया कि अगर मोदी जी हार जाते हैं तो हम पे आरोप नहीं मढ़ा जा सकता, तो कौन भुगतेगा उसके लिए। पहले आरएसएस के जो स्वयं सेवक थे वो वोटर को बूथ तक लेके जाते थे, अब नहीं है। तो क्या ये एक कारण नहीं है वोटिंग के कम होने का?
बहुत सारी बातें आप लोग सोच भी समझ सकते हैं, समझ भी सकते हैं। मैं जल्दी ही फाइनल वीडियो बनाऊंगा, वो इसलिए कि एग्जिट पोल के आने से पहले हमारी जो एंथ्रोपोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स है वो सक्सेसफुल है कि नहीं। थैंक यू।